अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सिटी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिटी साहब, मैंने आपसे ठीक 7 दिन पहले लास्ट वेडनेसडे को एक पहेली पूछी थी और मैंने आपको बताया था कि एक बास्केट है, उसमें 12 अंडे हैं। अगर आपने मुझे बता दिया कि उस बास्केट में क्या है तो मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगी, और अगर आपने मुझे ये बता दिया कि उसमें तादाद कितनी है तो मैं आपको 10 पॉइंट्स दूंगी। तो मैंने आपको सोचने के लिए 7 दिन दिए थे, आपके 7 दिन पूरे हो गए। अब आप मुझे बताएं कि उसका जवाब क्या है। आप कुछ सोच के तो आए होंगे। हाँ फरवा, मैं बिल्कुल सोच के आया हूँ और बड़ा गौर किया इसके ऊपर, और मेरा जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है कि उस टोकरी के अंदर एक सफ़ेद रंग का गुलाब है। नहीं सिटी साहब, उस टोकरी में गुलाब नहीं है, उस टोकरी में अंडे हैं, 12 अंडे हैं। फरवा, वो तो तुम कह रही हो ना, आपने मेरे से जवाब मांगा, मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक सफ़ेद गुलाब है। सिटी साहब चलें, आप यू द बॉस, लेकिन मुझे लगता है कि ये जवाब गलत है। ये मैं आपको बता रही हूँ, उसमें 12 अंडे हैं। एक वाइट रंग का गुलाब है। ठीक है सिटी साहब, यू द बॉस आप कह सकते हैं। बैरकैफ, मुझे लगता है कि टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आपने तो अंदाज़ा लगा लिया उसमें क्या है, लेकिन तौहीन अदालत केस की बात कर लेते हैं, जिसपे आज जो है वो सप्लीमेंट्री आंसर इमरान खान साहब की जानिब से जमा करा दिया गया है। पिछले पे तो अदालत मुतमईन नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस पर गौर गौस करके इसको वापस लेकर आएँ। और अब की बार उन्होंने दुख, अफसोस और रंज जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने फिर भी जो अनकंडीशन अपॉलॉजी है वो कोर्ट से फ़ैसले में नहीं मांगी। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर ये लफ्ज़ दुखे हैं, दिली दुख हुआ है, तो मैं ये लफ्ज़ वापस लेने पर आमादा हूँ, तैयार हूँ। तो आपको लगता है कि ना मांगी हुई माफ़ी पे माफ़ी मिल जाएगी? फरवा, उन्होंने बहुत सी आज बातें की हैं। पहली बात तो ये है कि पुराना स्टेटमेंट अपनी जगह पे है और अदालत ने ये नहीं कहा था कि वो स्टेटमेंट विड्रॉ करें और उसकी जगह पे एक नया स्टेटमेंट लेके आए। अदालत ने कहा था एक सप्लीमेंट्री, उसके अलावा उसकी एडिशन में एक और स्टेटमेंट लेके आए, क्योंकि इसमें आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो नामुनासिब है, तो इसको रहने दें, मगर एक और स्टेटमेंट लिख के लाएँ जिसमें आप ज़रा तवज्जो दें उन चीज़ों की तरफ। तो वो फिर अब ये लिख के लाए हैं, तो इट्स अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एक किस्म का माफ़ीनामा है। अभी आपने हवाला दिया कि उन्होंने ये तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया, मगर अगर आप, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये फ़ाइल हुआ है, तो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए गए हैं कि एक तो खान साहब ने कहते हैं कि ये सोची समझी बात नहीं थी, ये अनइंटेंशनल थी, मतलब है मेरा मकसद ये नहीं था। अगर हो गया तो और बात है, मगर मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि मैं जज साहिबा की तौहीन करना चाह रहा था। पहली बात, और उसके लिए मैं माजरत ख्वाह, एक किस्म की रिग्रेट की है। अपॉलॉजी जिसे कहते हैं ना, माफ़ी दे दें। अपॉलॉजी क्या होती है उर्दू में? माफ़ी मांगना, माफ़ी, माजरत। हाँ, तो उन्होंने एक किस्म की रिग्रेट की है कि मैं, मतलब है कि पछतावा, हाँ, पछतावा किस्म की, अफसोस। एक अफसोस, पछतावा किया है कि मेरे से ऐसी बात हुई, इरादा नहीं था और मैं ये चाहता नहीं था ये कहना, मगर ऐसे लगता है कि मैंने कह दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो मैं आपसे बात का, आपने हमें कहा, मुझे कहा था कि सोचा समझा जवाब दे सप्लीमेंट्री, तो मैंने ये सोचा समझा जवाब अब लिख के भेजा है। तो इसको आप समझे, ये मैं एवं नहीं कह रहा जो कुछ कह रहा हूँ, ये अब सोचा समझा मेरा जवाब है। फिर वो ये कहते हैं कि फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं प्रोफाउंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, मैं बहुत आपकी इज़्ज़त करता हूँ इस अदालत की और अदालतों की, और मुख्तलिफ़ छोटे जजेस, बड़े जजेस, सब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड जजेस, और इन मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए इंसाफ जो देते हैं, तो मतलब है कि काफ़ी किया है। आगे आए, कहते हैं कि मैं ये मौका ढूंढते हुए बहुत, फिर वो उसको दोहराया है कि रिग्रेट करता हूँ अनइंटेंशनल अटरेंसेस। एक स्पीच, एक रैली थी, वहाँ जज्बात होते हैं, और मुझे ये खबर मिली कि शहबाज बिल के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने, मेरे मुँह से ऐसी बातें जज्बात में मैंने कह दिया। कहने का ये मतलब है, जज्बात में तो बंदा बहुत बातें कर जाता है, मगर फिर वो सही नहीं होती वो। फिर ये इज़हार किया अनइंटेंशनल, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। फिर ये कि इट इज़ डीपली रिग्रेटेड, अगर आपको तकलीफ़ हुई है ये सुन के, या तो मैं फिर बहुत रिग्रेट करता हूँ। ठीक, तो ये फिर ये कहते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि
जिस वक्त मैं ये बात कर रहा था उस वक्त ये केस, गिल का केस जो है, ये एक अदालत में सुना जा रहा था। बिकॉज अदालत, ये कानून ये कहता है कि अगर एक अदालत में एक केस चल रहा हो तो उसके ऊपर आप तबसरा नहीं कर सकते। ख़त्म हो जाए तो आप तबसरा कर सकते हैं कि इंसाफ मिला या नहीं मिला, या क्या गलतियाँ थी, मगर जब वो चल रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहता है मुझे ये पता नहीं था, याद नहीं था या पता नहीं था कि वो चल रहा है केस, और अगर मैं कुछ इस पर बात करूँगा तो वो सब जुडिस हो जाएगा। और फिर वो आखिर में जो बड़ी ज़बरदस्त बात की खान साहब ने कि इस्लाम के अंदर माफ़ी मांगना और देना दोनों इस्लाम के अंदर कबूल है करने चाहिए। और मैं फिर लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है, beseech the said Islamic principles of forgiveness. beseeches the said, beseeches से ये होता है कि प्रेयर, एक दुआ मांग, जैसे वो कहते हैं ना कि माई प्रेयर, अदालत के आगे ये होता है ना कि द प्रेयर इज़ दिस, कि हम दुआ ये मांगते हैं कि आप ये करेंगे। तो दुआ तो वो कहता है मैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स का सहारा लेते हुए मैं फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांगता हूँ या फॉरगिवनेस मांगता हूँ कि मुझे तो माफ़ी तो हो ही गई ना। वो लफ्ज़ अपॉलॉजी का नहीं लिया, मगर सारी बातें तो कर ही दी उन्होंने। नहीं तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इस पे उनको माफ़ी मिल जाएगी? नहीं, हो गई, ये माफ़ी मांग लिए। अब सवाल ये है, अदालत ये कहेगी जो मैं अभी कह रहा हूँ कि आपने ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी कह दिया, ये भी, आपने सारी बात कर ही दी, तो ये तो माफ़ी मांग ली आपने। तो अब आपने लफ्ज़ अपॉलॉजी नहीं लिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उससे आगे बहुत सी चीज़ें कह दी। तो हम इसको माफ़ी समझते हैं और हम समझते हैं कि आपने दिल से ये बातें कही हैं। हालांकि दिल से कोई नहीं कही उसने, बिल्कुल। बहरहाल वो कहेंगे कि जी आपने दिल से ये कही हैं, और इसलिए फिर हम आपको समझाते हैं कि आप आगे से मत कीजिएगा। हम समझते हैं कि आपने, तो इसलिए केस जिसमें ख़त्म हो गया केस, ये कर देंगे। ये थोड़ी एकदम नहीं करेंगे, एक आध दिन रोकेंगे, जजमेंट रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर चुप करके जजमेंट आ जाएगी कि जी केस जो है वो ख़त्म हो गया और ये हो गया। ये मैं आपको आज पेशन गोई कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कंटेम्प्ट के अंदर इनको नहीं धरा जाएगा। आप वाज़ेह हो गया इस रिस्पांस से कि खान साहब ने भी उसी किस्म की दरख्वास्त कर दी है ताकि अदालत के हाथ मजबूत हो जाए। चले, यानी ये अंडे नहीं है, ये सफ़ेद गुलाब है जो आपने बता दिया। लेकिन एक और केस, तोशा खाना केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज ज़रा जो उस पर कार्रवाई हुई है मैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज जो है वो समाअत थी और कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जवाब उनको पहले जमा कराने का हुक्म दिया था, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज जो है वो सारी रिसीट वगैरह अटैच कर दी हैं। जो उन्होंने डिक्लेयर करना था वो सारा डिक्लेयर कर दिया। उसमें एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 63 के तहत जमा करवाया गया है। अलबत्ता रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली जो है वो 62(1)(f के तहत मांगी गई है, जबकि आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाअहली इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर सारी कार्रवाई कर सकता है, मजाज होता है। और इस केस में 120 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ वो जो जहाँ घपला हुआ है, डिक्लेयर नहीं किए गए फॉर्म्स के अंदर, डिक्लेरेशन में आपके उसके 120 दिन के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके 120 दिन के बाद अगर कोई चीज़ निकलती है तो इलेक्शन कमीशन उस केस को खोल नहीं सकती, ये वो कह रहे हैं। बिल्कुल, तो एक टेक्निकल पॉइंट उन्होंने ये भी एक उठा लिया है। पहला भी टेक्निकल पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, ये भी लीगल पॉइंट। और तीसरी तो आपको पता है कि उन्होंने जो रिसीट साथ लगाई हैं उसमें सिर्फ उन्होंने लास्ट ईयर यानी जुलाई 2021 और अप्रैल 2022 तक जो 2 तहाइफ हैं उसके अलावा उन्होंने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जमा करा दिए हैं। लेकिन इन 2 तहाइफ के रिकॉर्ड्स के लिए उनके पास एक उज़र है, वो ये कि चूँकि सितंबर 31 तक हम FBR में गोशवारे जमा कराते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, तो वो अभी हमने जमा नहीं कराए हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी कोई पकड़ हो सकती है? मैं आपसे ये कहूँगा कि तोशा खाना केस को भी लटकाया जाएगा। अच्छा। इतनी जल्दी इसका कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अगर आपका ख्याल है कि अगले महीने इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला कर देगी, नहीं होगा, ये अभी लटकाया जाएगा। आगे जाके क्या होगा वो बाद में आपको बताऊंगा। अभी इस केस में कोई फ़ैसला नहीं होगा।
कल मैंने आपको इशारा किया था कि ये बाकी केसेस वेसेस जो हैं, हुकूमत इतनी बिजी हो गई है सैलाब के अंदर और IMF प्रोग्राम में और ये चीज़ों में, तो उनको तो अब ये केस जो है उसको सही तरीके से परस्यू भी नहीं किया जा रहा। तो अब इतना अच्छा जवाब आया है, तो इसके ऊपर बहस जब होगी, दोनों साइड्स बहस करेंगे तो वक्त लगेगा ना। तो ये कोई जल्दी ये तय होने वाला केस नहीं है, और अगर जल्दी ये तय हो भी जाता है तो इसके ख़िलाफ़ अदालत हाई कोर्ट में स्टे मिल जाएगी, फिर वहाँ ये लंबा चलेगा। फिर अगर वहाँ से ये निकलता है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी ये लंबा चलेगा। इसका ये मतलब है कि पहले यहाँ थोड़ी डिले होगी, फिर अगर खान साहब की बात नहीं मानी जाती तो वो फिर हाई कोर्ट में खान साहब चैलेंज करेंगे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को, वहाँ स्टे हो जाएगी ये जजमेंट जब तक हाई कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो या ना हो, ये खान साहब इफ़ेक्टिवली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ये अगर होती है तो स्टे हो जाएगी और ये मामला आगे चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें रविश चलती आ रही थी, पीछे हमने जो प्रेसिडेंट सेट होते हुए देखे हैं, उसके बरक्स सी चीज़ कोई मुख्तलिफ है। तो अगर खान साहब यहाँ पकड़े नहीं जाएंगे तोशा खाना में, अगर तौहीन अदालत में माफ़ी कबूल हो जाएगी, तो सेठी साहब चल क्या रहा है, कहाँ पकड़े जाएंगे, कहीं रुकेंगे कि नहीं? तो टेररिज्म का केस भी तो रह गया ना। हाँ, 788 वहाँ भी कुछ नहीं होगा। वहाँ भी आपने देखा कि अदालत का क्या रवैया है। अदालत ने ये कहा IG साहब आ जाओ, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ, और आप बताएं कि किस बेस के ऊपर आपने ये टेररिज्म का शिक लगाई है और ये किया और वो किया, और आए। तो इसका ये मतलब है वहाँ भी कुछ नहीं होगा। अदालत ने वहाँ भी ये कहना है कि ये कोई टेररिज्म तो बनती नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो भी कहीं नहीं जाएगा केस। आज आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि खान साहब ने जो कल परसों जो बातें की हैं कि जी फ़ौज के अंदर जो जर्नैल लगाएंगे वो मुद्दार होंगे, फलाना ढिंगड़ा, उसके ऊपर एक साहब ने जाके पिटिशन लगा दी है कि पुलिस के पास गए और कहें जी कि FIR काटें। ठीक है, आमतौर पे तो ऐसी चीज़ों के ऊपर कोर्ट मार्शल होता है, मगर यहाँ तो FIR कटवाने गए तो पुलिस ने FIR नहीं काटी। तो अगर पुलिस FIR नहीं काट रही है केस का, जहाँ आम तौर पे आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, इतना सीरियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि पुलिस भी इंटरेस्टेड नहीं है। अदालत तो बात की बात है, अदालत तो बात की बात है, पुलिस भी इंटरेस्टेड नहीं है कि FIR काटी जाए इसके ऊपर। मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा खान साहब की तरफ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल उनके लिए जो माहौल है वो बड़ा साजगार है? साजगार लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर नासाज नहीं है। नासाज नहीं है, नहीं है। और इसीलिए खान साहब दंदना रहे हैं, इसीलिए खान साहब दंदना रहे हैं। तो बात यह है कि शायद कुछ और पकड़ा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि बात आगे कैसे खुलने जा रही है, और ये सारा का सारा मामला जो है ये कहाँ जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लान क्या है और किस किस्म की एक बातचीत चल रही है, जिसका हवाला मैंने कुछ अर्सा 2 दिन या 3 दिन पहले दिया था कि आरिफ अलवी साहब के बदला हुआ रवैया जो है उनका, वो रवैया। और उसके बाद मैंने ये भी इशारा किया था कि खान साहब की मुलाकात हुई है एक सीनियर इस्टेब्लिशमेंट फिगर के साथ जो डिनायल नहीं आई आज तक, और फिर आरिफ अलवी साहब की मैंने इशारा किया कि वो भी कुछ बातचीत चल रही है। तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं अगले सेक्शन में आपको बताता हूँ होने इस मुल्क में क्या जा रहा है। सेठी साहब, मुझे लगता है कि जो आप अब डिस्कस करने वाले हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले मुझे ब्रेक लें, और फिर जब वापस आएंगे ब्रेक से तो फिर पूछेंगे कि आखिर चिड़िया के पास खबरें हैं क्या और क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेठी साहब, आपने जो तज्जिया दिया ना, इससे मेरे जहन में बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया है, क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन चल रही है मुल्क में, खान साहब को आपके बकौल के रिलीफ मिल रहा है, लिंगर ऑन की जा रही हैं चीज़ें, लेकिन विफाक में बैठी हुई नून लीग परेशान हो रही है, उसका मुस्तकबिल क्या है। अब खान साहब को बेचैनी हो गई है, नून लीग वाले याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन खान साहब याद कर रहे हैं कि आओ नवाज शरीफ मैदान में आओ, तो वो बुला रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि आपने कहा था कि जब नवाज शरीफ आएंगे तब इलेक्शन आएंगे। अब इलेक्शन कब आएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो खान साहब भी मांग रहे हैं, और इलेक्शन आएंगे तो नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, इसहाक डार आएंगे, मरीम नवाज जाएंगी। ये क्या चल रहा है, इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। सेठी साहब, इसको क्लियर करते हैं। ठीक, मैं आपको अपनी
थियरी पेश करता हूँ। अब ये पेशन गोई मत कहें इसको, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, पर जो मेरा ख्याल है कि क्या होने जा रहा है या क्या सोचा जा रहा है, मैं उसको आपको बताता हूँ अंदर की बात। ठीक है। देखिए, इसहाक डार साहब एटलीस्ट 3 माह से कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मगर आ नहीं पा रहे थे। उसको इनका ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट मेरा केस जो है वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगा। केस उनका 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि मैं एब्सकॉन्डर नहीं हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट दें तो मैं आ जाता हूँ। और पासपोर्ट इमरान खान गवर्नमेंट ने दिया नहीं था और सुप्रीम कोर्ट केस लेके बैठा हुआ था, आगे बात बढ़ नहीं रही थी। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठ रहा है और इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अब मैं आ रहा हूँ। अब वो अगर वो आए और उनका केस जो है वो एब्सकॉन्डरी हुए तो जेल में चले जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ऐसे आए और जेल में जाके चला जाए। कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ एश्योरेंस होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। डार साहब का ये कहना मेरा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मैं अपना केस जीत जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट सुने तो सही, चले इस बात को यहाँ छोड़ दें। इसहाक डार साहब आ जाते हैं। अब इसहाक डार साहब आ जाते हैं, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है, तो 3 माह से वो भी ये भी कह रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि वो सूटकेस पैक करके बैठे हुए हैं और लोग भी ये कह रहे हैं कि वो तैयार बैठे हैं आने को। मगर कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे ये कहा था कि वो आएंगे, मगर उस वक्त आएंगे जब माहौल यहाँ ऐसे होगा जिसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी ताकि इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा ले सकें, खा वो पार्टी को और लीड कर सके अपनी पार्टी को। तो अभी जब वो माहौल जब तक नहीं बनेगा तो वो नहीं आएंगे, मगर जैसे ही वो माहौल बनता है तो वो आ जाएंगे। तो अब अगर इसहाक डार साहब आते हैं और उसके बाद ये खबर आती है कि अगले महीने नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि इसहाक डार साहब का अकेले आना और उसके बाद नवाज शरीफ का वापस आना, कुछ माहौल तब्दील हो रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसके बेसिस के ऊपर वो वापस आ रहे हैं, पहली बात। और क्योंकि इसका ताल्लुक, उनका वापसी का ताल्लुक इलेक्शन के साथ है, तो इसका ये मतलब है कि फिर इलेक्शन का भी इम्कान जो है वो नज़र आना शुरू होना चाहिए हमें, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है इसलिए वो वापस आ रहे हैं। अब आपने मुझे बताया कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कितने नवाज शरीफ चिश्तियाँ जलसे में आ जा, मैं तेरी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार तो बंदा करता है, ये तो नहीं कि तू आ जा और जेल में चला जा। इंतज़ार होता है कि आ जा, लड़ ला मेरे नाल, यही होता है ना। इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आओ ना, मैदान में आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये इशारा है खान साहब का कि इलेक्शन आ जा, इलेक्शन होने जा रहे हैं या करवाते हैं और लड़ ले मेरे साथ इलेक्शन के अंदर। तू अपनी पॉपुलैरिटी चेक कर, मैं अपनी पॉपुलैरिटी चेक करता हूँ। तो ये एक और इशारा हो गया है कि शायद इसहाक डार, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो उनको याद कर रहे हैं और वो वहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। इमरान खान याद कर रहा है, आना भाई मैदान जा वगैरह में आ रहे हैं, तो देखते से में आना। तो यहाँ तक तो बात मैं समझ रहा हूँ कि कुछ आपको मैंने इशारे कर दिए। अब ये कैसे चलेगी बात आगे? अब बात ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केसेस कहीं नहीं जाएंगे और जिस किस्म का नरम रवैया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब की तरफ आ रहा है, हालांकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं और लताड़ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी तरफ से सॉफ्ट आ रहा है और इधर से हार्ड जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब 2-3 बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं इलेक्शन फ़ौरन कराओ, दूसरा कह रहे हैं इलेक्शन फ़ौरन कराओ मगर इन लोगों से हमने नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं करानी, अगर करोगे तो मैं नहीं मानूंगा, जिसको भी आप करोगे मैं समझूंगा कि वो ठीक आसिफ नहीं। अली जरदारी और नवाज शरीफ, इनके से इसका ये मतलब है ये गवर्नमेंट अगर किसी को भी आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी या एक्सटेंशन देगी या कुछ करेगा, वो मुझे मंजूर नहीं है, बिकॉज मैं समझूंगा ये गद्दारी है, किसी नॉन पेट्रियाटिक बंदे को इन्होंने अपने बंदे को लगाया है। यही कहता है ना कि फेवरेट चूज़ करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी बात वाजे कर दी कि आप इनके ज़रिए आर्मी चीफ नया या एक्सटेंशन नहीं दे सकते, अगर देंगे तो मैं मंजूर नहीं करूँगा। उसके साथ कंट्रोवर्सी बढ़ती है, कम तो नहीं होती। कौन सा बंदा है जो कि चाहेगा अगर बाजवा साहब ने एक्सटेंशन लेनी है या नहीं लेनी तो किसी और के ऊपर हाथ रखना है, तो कौन चाहेगा इन हालात के अंदर कि ये गवर्नमेंट जो है ये उसको अपॉइंट करे और खान साहब धन धनाते रहे
और ट्रोल्स शुरू हो जाए कि ये तो और फिर इनका जलसों बंदा में है। जिक्र हो रहा हो इस तरह। और फिर ना उसके नाम के ऊपर अटैक आए। यहाँ लोगों ने इनके लोगों ने नाम ले लेके लोगों के ऊपर अटैक किया। तो फिर इसका ये मतलब है उसका भी हल निकालना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन होनी है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि इलेक्शन लेटेस्ट अगले साल होनी है, उससे बात तो आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल। और आर्मी चीफ की फैसला नवंबर के बाद जा नहीं सकता। 29 नवंबर। तो इसका ये मतलब है कि इनकी भी हल ढूंढनी पड़ेगी नवंबर से पहले हल ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से आपको ये खबर मिल रही है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपना पासपोर्ट अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का मेरा पासपोर्ट दे। अब तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल हो गए या 3 साल हो गए या 2 साल हो गए, उन्होंने ऐसी एप्लीकेशन ही नहीं दी थी। और उनका ये बयान है कि मैं दूंगी। वो 3 महीने से कह रही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे ख़िलाफ़ तो केस ही कोई नहीं है। और अतर मल्ला साहब ने मेरे ख़िलाफ़ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया केस। ECL में नाम भी नहीं है। हाँ, नाम तो अब वो बड़ी पुरुम्मीद है कि उनको पासपोर्ट अदालत उनको दे देगी। देखो, पासपोर्ट उनको गवर्नमेंट ने नहीं रोका हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं रोका था। इसका ये मतलब है कि अगर उनने रोका होता तो ये गवर्नमेंट इजाज़त दे देती, मगर ये गवर्नमेंट के तो पावर में नहीं है, वो तो अदालत ने रोका हुआ है। तो अब वो कह रही हैं कि मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना पासपोर्ट लेने के लिए। तो अप्लाई कर रही हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस है कि पासपोर्ट मिल जाएगा। ज़ाहिर है उन्होंने पहले नहीं किया तो अब कर रही हैं, तो इसका ये। तो अगर आप ये देखें, डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब सूटकेस पैक करके बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आओ ना लड़ लीजिए। कितने लड़ना ने, कुसुल मुक्के करना नहीं, इलेक्शन लड़नी है। इलेक्शन में होती है ना सियासतदान। तो अब बात आगे मैं बढ़ाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको इकट्ठा रखें आप। एक जिगसॉ पज़ल है, उसके अंदर ये फिट हो रही हैं चीज़ें। अब मैं आगे और फिट करता हूँ। तो क्या, किस सूरत में, आपको पता है मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि इसके मामले हल होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड ये मैं कहता रहा हूँ। और मैं ये भी कहता रहा हूँ उस लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ के लिए भी होगी और इमरान खान के लिए भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए और इस दलदल से मुल्क को निकाला जाए। मगर क्योंकि एक IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इंस्टेबिलिटी भी हमने नहीं क्रिएट करनी, और ऐसे भी नहीं करना कि लगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं हुई है। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर के अंदर ये गवर्नमेंट घर जाएगी। मेरा ये मौक़िफ़ था कि इनको पहले दिन चला जाना चाहिए था, IMF प्रोग्राम नहीं करना चाहिए था और ये केयर टेकर्स को बुला के उनके हवाले करते। मगर कुछ बात चली ऐसे नहीं, ये रह गए। इन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए जिसकी वजह से बैकलैश आया है और आवाम इनके ख़िलाफ़ होती जा रही है। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इन हालात में अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत जाएंगे। तो मेरा हमेशा ये कहना था कि कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि ये भी रह जाएँ, इज़्ज़त भी रह जाए, मौका भी सबको मिल जाए और आवाम फ़ैसला कर ले कि किस तरफ लेके जाना है। मेरा ख्याल है वो अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं बिहाइंड द सीन्स। खान साहब ने ये जो बात कही है ना कि जी मैं नहीं मानूंगा अगर आर्मी चीफ ये बनाते हैं, इसका कुछ मतलब था। हवा में ये बात नहीं की, ये उन्होंने अब जाके ये बात शुरू की है, पहले ये बात नहीं की थी। बिल्कुल, पहले सिर्फ इलेक्शन की बात करते थे और फिर उसके बाद कुछ और बातें। ये बात उन्होंने अब शुरू वो तो कहते थे मेरा इशू ही नहीं है। हाँ, मेरा इशू ही नहीं है, वेल डन। अब इशू बना दिया। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके मैं बताता हूँ कि क्या प्लानिंग क्या हो रही है। ये है आज की बेसिक चिड़िया की खबर। प्लानिंग ये हो रही है कि इस महीने या अगले महीने गवर्नमेंट घर जाएगी, नून लीग जानी चाहिए। अच्छा, ये प्लानिंग है, ये नहीं कि ये होगा, क्योंकि इस पर बहुत लोगों ने अग्री करना है। मगर जो ऑफ़र किया गया, टेबल के ऊपर जो प्लान रखा गया है सबके लिए, इस पर सोचे, वो ये है कि जी ये गवर्नमेंट चली जाए घर और इलेक्शन कॉल हो जाए जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, ठीक। जो खान साहब को और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए जो फैसला करे कि अगले आर्मी चीफ किसको बनाना है, ये एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ नया बनना है, उसके ऊपर खान साहब को एतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो उसको सिलेक्ट नहीं किया होगा। वो तो केयर टेकर्स आएंगे, और केयर टेकर्स कैसे आएंगे, वो खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ आएंगे। वो
और इस्टेब्लिशमेंट की, तीनों बैठ के फैसला करेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ नहीं होगा, डिसोल्यूशंस कहाँ होंगी, प्रोविंसेस में होंगी नहीं होंगी, ये पूरा एक एजेंडा है। ये अगर खान साहब कोऑपरेट नहीं करते, या नवाज शरीफ कोऑपरेट नहीं करता, या जरदारी कोऑपरेट नहीं करता, तो ये चीज़ चल नहीं सकती। इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि एक को मिला और दूसरे को नहीं मिला, फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर इस महीने या अगले महीने ये गवर्नमेंट चली जाती है और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, जिसको तस्लीम करता है इमरान खान, ठीक है ये केयर टेकर गवर्नमेंट, नवाज शरीफ कहता है ठीक है ये केयर टेकर गवर्नमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट चुप करके आंख मारती है कि ठीक है हमें सेट है, वो आके फिर आपको एक नया आर्मी चीफ भी कर देते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, मरियम भी अभी चली जाएंगी बाहर और नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगी अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। जब दोनों वालिद साहब और बेटी वापस आएंगे तो 1 लाख बंदा उनको रिसीव करने के लिए होगा। खान साहब अपने जलसे कर रहे हैं, वो भी अपने जलसे शुरू करेंगे और इलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे, समझें जनवरी फरवरी की तरफ, कि क्योंकि 3 महीने में आपने इलेक्शन कराना है, तो वो एक जल्दी इलेक्शन भी हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम के पैसे भी आगे होंगे और मामला आगे बढ़ेगा। और ये क्योंकि अभी 1-1.5 महीना ये है और आगे फिर 3 महीने वो मिलेंगे, तो उस वक्त पे नवाज शरीफ का वो मौका मिल जाएगा अपनी कंस्टिट्यूंसी को पूरा करने का। और जो ये इक़दाम आज किए जा रहे हैं, अवाम को ये एक पैगाम जाएगा जिसके साथ वो जो आज की जो मुश्किलात है वो भूलेंगे। उनको ये पैगाम जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट ना एंटी इमरान है ना एंटी नवाज है, और जेन्युइनली वो ये चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। तो ये नहीं होगा कि इमरान खान फिर स्वीप करेंगे, फिर ऐसे लगेगा कि जो भी हुकूमत आएगी इस्टेब्लिशमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी और उसको सपोर्ट करेगी। तो अगर वो अगले इलेक्शन के बाद एक खान साहब को भी 100 के करीब सीटें मिल जाती हैं, नवाज शरीफ जरदारी साहब को भी मिल के 100 मिल जाती हैं, तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा और कैसे बनेगी, कितनी मजबूत होगी, कितनी कमज़ोर होगी, और इस्टेब्लिशमेंट कितनी मजबूत रहेगी, क्योंकि उनके पास कौन से पत्ते रह जाएंगे। तो ये सिलसिला फिर मामला खुल के आगे जाएगा। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस किस्म की सोच इस वक्त हो रही है। खान साहब की जो सारे बयान हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि खान साहब इज़ ऑन बोर्ड, कि ठीक है अगर ऐसे है तो बवास को जल्दी कराओ इलेक्शन, ठीक है, और ना उसकी भी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करानी है तो करा लो, मेरी भी अदालतें करें, आपने नहीं करना, अदालतें करें ताकि हम कह सकें कि अदालतें फेयर हैं, क्योंकि मुझे अब छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर उधर भी अगर ऐसे होता है तो फिर हम देख लेंगे। मैं तो अदालत में, मैं तो जाके कहूँगा चोरों को नहीं आने देना, चोरों को नहीं आने देना, वो जाके जो मर्ज़ी मेरे बारे में कहें, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी एक किस्म की। ठीक है सेठी साहब, आपकी जो थ्योरी है आपने तो पेश कर दी, आपने बता दिया कि ऑन बोर्ड सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो फिर ये सब ऑन बोर्ड होंगे। अगर मियाँ साहब वापस आ जाते हैं और मरियम बाहर चली जाती हैं और इमरान खान साहब को किसी किस्म की अदालत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीफ मिल जाती है, या समझे पनिशमेंट नहीं होती और वो अपना काम कर सकते हैं, और अगला आर्मी चीफ जो है वो ना नवाज़ लगाएगा ना इमरान लगाएगा, वो केयर टेकर्स लगाएंगे जिसके ऊपर सबने उनको हाथ रखा होगा, ब्लेसिंग दी होगी, तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। ठीक है सेठी साहब, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी पेश कर दी है, लेकिन मेरी तरफ से 2 एतराज़ात हैं, वो क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेठी साहब, मेरा पहला एतराज़ है फॉरेन फंडिंग थ्योरी जो आपने पेश की थी। आपने कहा था अदालतों से बच जाएंगे लेकिन फॉरेन फंडिंग में फंस जाएंगे। अब आपने जो ये पूरी इससे पहले थ्योरी पेश की है, ये तो इसको निगेट कर रही है। आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग में फंस जाएंगे, यहाँ निकल रहे हैं। देखिए ऐसे है कि फ़ॉरेन फंडिंग के फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं आएगा। अगर वो 7 साल लगे हैं उसको निकालने में, 8 साल, तो यहाँ भी खींचा जाएगा जिस किस्म की सिचुएशन डेवलप कर रही है। तो सबको पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो रिज़ल्ट आया है वो कब से तैयार था। इस्टेब्लिशमेंट ने आँख किया है ना, विग किया है, ग्रीन लाइट दी है तो उन्होंने कर दिया। अब वो रेड लाइट आ जाएगी कि चलाओ इसको थोड़ी देर। तो ये होगा ये कि जब भी ये आएगा खान साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद अपील हो जाएगी इसको और स्टे मिल जाएगी हाई कोर्ट से, फिर वो स्टे पड़ी रहेगी।
खान साहब को कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो, अगर वो करता है तो वो ख़त्म हो जाएगी, स्टे हो जाएगी। फिर वो वहाँ अगर वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो गया, ना ख़त्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ लेके बैठ जाएंगे। कोई ख़तरा नहीं है फौरी तौर पे। अगर ये एजेंडा पूरा होता है तो कोई ख़तरा नहीं है। ये जो मामला है डिस्क्वालिफिकेशन का और ये इमरान नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन का, ये फिर इसके भी रास्ते निकाले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा एतराज़ है मैं चाहूँगी पहले मैं वो आपको दिखा दूँ, क्योंकि अगर आपने उस पर मुतमईन कर दिया तो फिर मुझे आपकी पहली वाली थ्योरी जो है वो समझ आ रही है। वो क्या है, पहले हम दिखा देते हैं। अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं। तो खान साहब अभी भी गुस्से में है, कह रहे पंजाब हुकूमत को खतरा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। तो एक लम्हे के लिए मुझे लगता है कि कहाँ से निकाल लेते हैं सारे करेक्टर्स। लेकिन सेठी साहब ये मिस्टर एक्स वाई कौन है? लोटे बनाएंगे, ये क्या कह रहे हैं खान साहब? ये तो खान साहब कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट को गिराने की साजिश हो रही है और लोटे बनाए जाएंगे और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये पूरी कार्रवाई करेंगे और हमज़ा की हुकूमत वापस आ जाएगी, ये वो कह रहे हैं और नाराज़ हो रहे हैं कि ये आज की उनकी ये खबर है। आपको पता होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले कहा था कि परवेज़ इलाही साहब, ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। मैं चाहूँगी हम सर चला ही देते हैं, अगर आप है आप तो चला दें। बिल्कुल, सेठी साहब का वो शॉट प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। मगर अब मैं आपको एक और बात कहने वाला हूँ कि ये पंजाब हुकूमत जो है ना, ये ना समझें कि ये परमानेंटली हुकूमत आ गई है और यही रहेगी। ये भी आप मेरी पेशन को ही नोट कर लें कि अगर खान साहब मिसबिहेव करेंगे और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे और मुल्क को नुकसान देंगे जिस तरीके से अब हो रहा है, ठीक, तो फिर ये गवर्नमेंट भी छुट्टी हो जाएगी इस गवर्नमेंट की। ये परवेज इलाही साहब फैसला करेंगे ये इत्तेहाद कब तक चलना है, ये इमरान खान नहीं करेगा। ये ओके, पंजाब के अंदर जो कुछ होगा, जो फैसले होंगे पंजाब के बारे में होंगे, उसके अंदर मैं आपको बता दूं, उसके अंदर जरदारी साहब भी इन्वॉल्व होंगे और परवेज इलाही साहब भी इन्वॉल्व होंगे और शहबाज शरीफ साहब भी इन्वॉल्व होंगे और अच्छा, और ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुशावरत होगी। सेठी साहब आपने ये ऑलरेडी बात कह दी थी। तो अब सूरत हाल ये है कि खान साहब को बात समझ आ गई है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी यहाँ, और वो कैसे गिरेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है, लोटे कौन है, और फिर मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, परवेज़ इलाही साहब और शुजात, ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हैं। इस वक्त तो ये हुकूमत बैठी हुई है परवेज़ इलाही के ऊपर। परवेज़ इलाही के साथ 10 लोग 12 लोग हैं, ठीक है, वो एक PMLQ है, मगर उसके जो लीडर हैं वो तो शुजात हैं। इन दोनों के दरमियान अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई क्योंकि किसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अगर शुजात और परवेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और फैसला ये करते हैं कि PTI को छोड़ के नून लीग के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है या PDM के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो सिर्फ ऑल दे हैव टू डू इज़, ये जो लोग हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, ये पूरी की पूरी पार्टी जो है कोalition ये छोड़ के दूसरी कोalition में चली जाएगी। तो ये लोटे तो बन जाएंगे मगर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वो लोटे जो फ्लो क्रॉसिंग करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बिल्कुल, खान साहब कह रहे हैं लोटे बन जाएंगे, मेरी हुकूमत गिर जाएगी। इसका ये मतलब है ये वो लोग हैं जो फ्लो क्रॉसिंग नहीं करेंगे, अलायंस कर लेंगे। तो ये अलायंस टूट के एक नया अलायंस बन जाएगा, ठीक। अब परवेज़ इलाही साहब ने ऑलरेडी इशारा कर दिया है कि वो तो फ़ौज के साथ खड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। खान साहब तो बाद की बात है, उन्होंने जिस किस्म के बयान दिए हैं कि जी खान साहब ने जो ये जो गिल वाला बयान और फिर खान साहब के ऊपर आर्मी वाला बयान सख्त, तो परवेज़ इलाही साहब तो तैयार हो गए हैं, इशारे की इंतज़ार है। तो ये गवर्नमेंट खान साहब की जाएगी। ये हो नहीं सकता कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और पंजाब भी खान साहब के पास हो और KP भी खान साहब के पास हो और आज़ाद कश्मीर भी खान साहब के पास हो और गिलगित बल्तिस्तान भी खान साहब के पास हो और पीपल्स सिंध भी जो है वो NQM और तो नून के पास क्या है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए कुछ और भी तो नून लीग मांगेगी ना
कि हम इस्लामाबाद भी छोड़ देते हैं तो फिर हम कुछ तो तो उड़ दो। जाएंगे, हमें दो, नहीं तो हम तो बैठे हैं, निकालो पर निकाल सकते हो, हम तो नहीं जाएंगे, ये एग्रीमेंट नहीं होगी, ये प्लान नहीं आएगा। तो उस प्लान के तहत फिर वही प्लान जाएगा जो पहले दिन बना था, जब पे परवेज़ इलाही साहब ने नून लीग के साथ और पीडीएम के साथ मुआहदा करके रहना था अंटिल द न्यू इलेक्शंस, और फिर उनको सीट एडजस्टमेंट्स की बात हुई थी उस वक्त कि परवेज़ इलाही साहब को हम इतनी सीटें दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब घूम फिर के आप वहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड उसी सूरत में होगी कि जब इलेक्शन कॉल होगी तो केपी में खान साहब की हुकूमत होगी, पंजाब में पीडीएम की हुकूमत होगी, और सिंध में बाकी पीडीएम के पार्टनर्स की हुकूमत होगी। फिर लेवल, और नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और खान साहब जो है वो इलेक्शन में जाएंगे विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये उस प्लान ही का हिस्सा है कि तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ लाहौर में लैंड करना है तो उससे पहले अपनी हुकूमत होनी चाहिए ना यहाँ। ये तो नहीं कि आके उसी वक्त पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। आपको समझना चाहिए कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है और क्या होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ तब्दीली आएगी पंजाब में, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और फिर इलेक्शन की बराबरी तरफ का मौका मिलेगा जी, फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनेंगी। वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं, फिर अगर इमरान खान केपी को डिसॉल्व नहीं करते तो ये कहेंगे हम पंजाब को नहीं डिसॉल्व करते। अगर पंजाब को डिसॉल्व करना है तो केपी भी डिसॉल्व करें आप। फिर जरदारी साहब भी मान जाएंगे कि हमने भी वहाँ डिसॉल्व करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना, इसको अब सुई धागा लेके इस्टेब्लिशमेंट ने स्टिच अप करना है, और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की बदनामी भी ख़त्म हो, इलेक्शन भी हो जाए, और ये सारा जो मामला है ये रेजोल्यूशन की तरफ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और ये इलेक्शन की जो डिमांड है ये भी पूरी हो जाए, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी हो जाए। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये एक प्लान के तहत ये सारे जो आइटम्स है ना, ये एक पजल के अंदर फिट होने जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन सेठी साहब, आपने जो ये प्लॉट अभी शेयर किया है नाजरीन के साथ, और आपने जैसे कि कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सब कुछ होगा, और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्वीट्स आ रही हैं, और विद इन पार्टी भी इमरान खान की थोड़ी बहुत मुखालफत हो रही है, कुछ इशारे ताने बाने जाके मिल तो रहे हैं। अब ये सितंबर, कितना सितंबर होता है, लेकिन अवाम पर बहुत सितम ढाया जा रहा है। फ्लड है, और फ्लड में लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो सामान उनको मिलना चाहिए वो चोरी हो रहा है। ये कितना ये अफसोसनाक। सिर्फ चोरी नहीं हो रहा, रास्ते में डाके भी पड़ रहे हैं ट्रकों के, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। मगर अब टाइम ज़्यादा नहीं है, मगर मैं आपको एक हवाला दे देता हूँ जहाँ बड़ी ओपनली किस्म की चोरी हो रही है और नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है इस फ्लड का अपने मफाद के लिए। वो गंडापुर साहब हैं DI खान में, बिल्कुल उन्होंने क्या किया कि जितने रिलीफ फंड्स इनकी अपनी हुकूमत ने दिए हैं उस इलाके के लिए, वो सारे के सारे अपने ले लिए और अपने इलाके में वो खर्च कर रहे हैं। और जहाँ और इनके इलाके में ना ज़्यादा बारिश हुई है ना वहाँ फ्लड्स आए हैं, मगर सारे के सारा जो फंड्स हैं ये वो उन्होंने घेर लिए हैं, और ये इस किस्म की इलीगल एक्टिविटी वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है इलेक्शन आ रही है। तो वो अब इस मौके को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसे जो हैं वो डाइवर्ट करके फ्लड अफेक्टेड लोगों को नहीं, अपने सपोर्टर्स की तरफ वो सारा पैसा और रिलीफ गुड्स वहाँ भेज रहे हैं। और ये हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ, साजिद बलोच साहब, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, और फुल फ्लैश वो कहते हैं ये पक्की बात है और ये बात करने वाली है, और इसलिए आवाम को ये बताएं कि यहाँ ऐसे भी फ्लडिंग के ज़माने में इतनी जुल्म है, लोग मर रहे हैं, और यहाँ फिर भी सियासत हो रही है, और इस तरीके से साइफनिंग ऑफ हो रही है रिलीफ गुड्स की। तो ये इंतहाई वैसे अफसोसनाक है अगर ऐसा हो रहा है। इस पर DC साहब भी ज़ेर अताब हैं। DC साहब के ज़रिए सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सेठी साहब, आज का बेहतरीन तज्जिया, और इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।